हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर, तो हम आज उसको फिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो हमने शीत युद्ध का दौर देख लिया, दो ध्रुवीयता का अंत देख लिया और कैसे तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी वो भी हमने पिछले वीडियो में देख ली। तो अब एक बात कॉमन है कि भारत के संबंध उस समय यूएसएसआर के साथ कैसे थे, क्योंकि भारत नाम यानी कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन या संगठन का संस्थापक सदस्य था। फिर भी रूस और भारत के जो संबंध थे उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़े से में ही पूरा हो जाएगा। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो इसको दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्थिक, फिर है राजनीतिक, फिर सैन्य और फिर संस्कृति। यानी कि इन 4 भागों में बांटकर हम इसका विभाजन करेंगे, अध्ययन करेंगे और अन्य फैक्ट हैं वो बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं आर्थिक। दोस्तों, भिलाई बोकोरो यानी कि भिलाई बागोरा और विशाखापट्टनम, ये जो इस्पात संयंत्र केंद्र हैं दोस्तों, बोकोरो, भिलाई और विशाखापट्टनम। यहाँ पर एक कंफ्यूज है कि जो बोर्ड एनसीईआरटी की बुक है उसमें विशाखापट्टनम जो इस्पात संयंत्र केंद्र बना था उसमें सोवियत संघ की भूमिका दिखा रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो ये भारत का खुद का अपना 1970 ये 70-71 जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के टाइम में हुआ था। तो दोस्तों, बोकोरो 1964 में और भिलाई संयंत्र 1955 में, भिलाई 1955 और बोकारो 1964, विशाखापट्टनम 1971। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में तीनों आए तो 2 को टिक करना है, विशाखापट्टनम नहीं आए तो ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड में ट्यूशन या नॉर्मल जो एग्जाम होती है इनमें भी ये आता है भिलाई बोकोरो और विशाखापट्टनम की स्थापना पूछते हैं किसके सहयोग से हुआ है। इसलिए दोस्तों, ज्यादातर ये ट्यूशन एग्जाम में ये पुटअप किया जाता है कि किसके सहयोग से हुआ है। तो भिलाई बोकारो यूएसएसआर के सहयोग से हुआ है। फिर है हेवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनरी के लिए आर्थिक तकनीकी, यानी जो हेवी इलेक्ट्रिक मशीनें थी उनकी आर्थिक तकनीकी, यानी कि तकनीकी इसकी हेवी इलेक्ट्रिकल यानी कि हेवी इलेक्ट्रिकल की तकनीकी इसने दी, यूएसएसआर ने भारत को दी। और तीसरा इसमें फैक्ट है दोस्तों, रुपए में गिरावट होने पर रूस ने रुपए के माध्यम से व्यापार किया। ये दोस्तों समझो कि जैसे रुपए में गिरावट आती है, अभी जैसे 1 रुपया है वर्तमान में और शायद 87 या 88 यूएस डॉलर है, यानी कि 1 रुपये की कीमत यूएस डॉलर में 88 या फिर 87 है। तो जब रुपये में गिरावट हुई है तो रूस ने
अपनी मुद्रा में व्यापार न करके रुपये में व्यापार किया। क्लियर दोस्तों। फिर आते हैं हम राजनीति को। राजनीति के मामले में सबसे जो अहम पॉइंट है वो है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर मामले में यूएनओ में भारत का समर्थन। जब दोस्तों यूएनओ में कश्मीर के खिलाफ ज्यादा मत पड़ रहे तो उस समय रूस ने वहां पर वीटो का इस्तेमाल किया। वीटो पावर है 5 देशों के पास, तो अगर 500 में से किसी एक ने वीटो पावर का प्रयोग कर लिया तो वो फिर पास नहीं होता है। तो इसी वजह से कश्मीर मामले में भी यूएनओ में भारत का समर्थन किसने किया? सोवियत संघ ने। और 1971 जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो उसमें भी भारत की सहायता किसने की थी? सोवियत संघ ने। 1971 में बांग्लादेश बना था तो भारत पाक युद्ध में सहायता किसने की थी? सोवियत संघ ने। और इस युद्ध के समय पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन जब शीत युद्ध चल रहा था तो दो गुट थे, यूएसएसआर और यूएसए। और भारत नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता था, या फिर जो गुटनिरपेक्ष संगठन बना उसका संस्थापक सदस्य होने के कारण खुलकर बाहर नहीं आ सकता। तो भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से रूस की या सोवियत संघ की विदेश नीति का समर्थन किया, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये थे राजनीतिक। फिर है सैन्य। तीसरा पॉइंट है सैन्य। सोवियत संघ ने उस समय भारत को सैन्य साजो सामान एंड सैन्य टेक्नोलॉजी दी जब भारत को किसी भी देश ने या भारत को कोई भी देश देना नहीं चाहता था। यानी कि सैन्य क्षेत्र में भी भारत की खूब मदद की, या ये कह सकते हैं कि जब कोई भी देश भारत के साथ सैन्य मामलों में साथ नहीं था उस समय भी रूस ने ही सोवियत संघ ने भारत को सैनिक साजो सामान और टेक्निक प्रदान की थी। फिर है चौथा का सांस्कृतिक या संस्कृति। तो दोस्तों भारतीय फिल्में यूएसएसआर के अधिकांश गणराज्यों में, यानी कि यूएसएसआर में कितने वे शामिल थे? 15। तो 15 में से अधिकांश देशों में भारतीय फिल्मों को पसंद किया जाता था, चाहे उनको उसका अर्थ मालूम हो या न हो, लेकिन वो इनके फैन थे भारतीय फिल्मों। राजकुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, यानी कि राजकुमार साहब और अमिताभ बच्चन तक को वो पसंद करते थे, यानी कि इनकी फिल्में देखते थे, अर्थ समझ में आए या न आए। और भारतीय जो फिल्मों के गाने थे वो हर जगह सुनाई देते थे। अभी किस्सा उज्बेकिस्तान का है कि उज्बेकिस्तान के हर घर में भारतीय गाने बजते हैं और वो खूब गा लेते हैं उनको। अर्थ का चाहे उन्हें पता हो या न हो, लेकिन वो उस गाने को खूब गा लेते हैं। हर घर के अंदर पायराइट सीडी डीवीडी मिलती है। तो कहने का मतलब भारतीय संस्कृति का प्रसार यूएसएसआर के सभी गणराज्य, लगभग सभी गणराज्यों में था। क्लियर दोस्तों? तो ये था सांस्कृतिक यानी कि जुड़ाव, लगाव। तो सोवियत संघ से जुड़ाव में संस्कृति में देखा हमने कि फिल्में भी देखते थे, राजकुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक को पसंद करते थे और भारतीय गाने सुनते थे। दैट्स क्लियर। ये सांस्कृतिक संपर्क था। अब दोस्तों
इसमें कुछ और है, जैसे नोट लगा के मैंने लिखा है कि भारत और रूस का सपना क्या है या क्या था। यानी कि रूस और भारत मिलकर एक बहुध्रुवीय विश्व का सपना देख रहे हैं कि एक सुपर पावर न होकर बहुत से मतलब एक सुपर पावर का मुकाबला करने के लिए अनेक देश सक्षम हों। तो ये सपना भारत और रूस का सपना है कि बहुध्रुवीय विश्व हो और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अनेक शक्तियां मौजूद हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर अनेक शक्तियां हों। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है कि शक्ति संतुलन बना रहता है। जैसे एक सुपर पावर है यूएसए, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शक्तियां हो तो बैलेंस बना हुआ रहता है। और दूसरी चीज इसमें जो है वो है क्षेत्रीय यानी कि सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाए, यानी कि इसमें लोकल है उसको भी वरीयता दी जाए सभी क्षेत्रों में, या फिर क्षेत्रीयता को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि हर क्षेत्र की अपनी इम्पोर्टेंस हो। एक और है जो सपना है, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हैं उनका समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हैं उनका जो समाधान है वो बातचीत के माध्यम से ही हो। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसका उल्टा हो रहा है। यूक्रेन जो यूएसएसआर का महान देश था, यूक्रेन और रूस में वार चल रहा है। दोस्तों इसको ध्यान दें, यूक्रेन और रूस में दोनों में अभी तनातनी है, तो वो बातचीत के माध्यम से भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसमें खुद को सर्वश्रेष्ठ शामिल और यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए ये युद्ध चल रहा है। अब दोस्तों 2001 में भारत और रूस में सामरिक समझौता हुआ जिसमें 80 बिंदुओं पर द्विपक्षीय यानी 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कब हुए, तो यहाँ पर है 2001। यानी कि भारत और रूस के मध्य 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
अब हम देखेंगे थोड़ा, ये हमारा एक चार्ट था, इस चार्ट के माध्यम से हमने समझा। अब हम देखेंगे कि भारत को रूस से क्या फायदा है और रूस को भारत से क्या फायदा है। भाई मैन हम इन दोनों के संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेनली रूस को भारत से क्या फायदा है, भारत को रूस से क्या फायदा है। तो पहले हम देखते हैं भारत को रूस से क्या फायदा मिल रहा है। कश्मीर समस्या में हस्तक्षेप किया, यानी कि कश्मीर समस्या में रूस ने भारत का समर्थन किया, ऊर्जा आपूर्ति, यानी कि जो ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो भी रूस से हमें प्राप्त होती है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उनकी सूचनाओं को साझा करना। यानी कि ये तीन देश थे, तो इनको समझो दोस्तों, चीन, भारत और रूस। तो यहाँ पर चीन के साथ जो संतुलन या अपने संबंधों में संतुलन लाने का भी जरिया रूस है, क्योंकि चीन को पता है कि रूस भारत के साथ है, तो यहाँ पर चीन और रूस के संबंध ज्यादा कड़वे नहीं हैं। कभी कभार हो जाते हैं, वो एक मतलब दिखाने के लिए। दूसरी बात को आणविक परमाणुक योजनाओं में यानी कि परमाणविक योजनाएं, उसमें रूस भारत को सहयोग किया था और कर रहा है। फिर है क्रायोजेनेटिक, जो रॉकेट है उसमें भी भारत की सहायता करता है। तो दोस्तों ये मोटे मोटे हैं जो रूस से भारत को फायदा है। अब दूसरा हम देखते हैं कि रूस को भारत से क्या फायदा है। तो दोस्तों इसमें देखो, हथियारों का दूसरा बड़ा भागीदार कौन है? यानी कि भारत रूस से हथियार खरीदता है, तो सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर भारत आता है, रूस जिसे हथियार निर्यात करता है। तो पहला तो फायदा उसके हथियारों की बिक्री एक है,
सैन्य यानी सैन्य साजो सामान कहाँ से प्राप्त होता है? रूस से होता है। फिर है तेल का आयात। दोस्तों जो तेल या पेट्रोल है वो भी रूस भी उसमें हिस्सेदारी है, जहां वह पेट्रोल खरीदा जाता है। और यानी कि रूस एक अल्टरनेट है भारत के लिए, जो उनके तेल आयात देशों में से एक है। दूसरा, भारत रूस के सहयोग से ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऊर्जा यानी कि भारत रूस से ऊर्जा आयात करना भी रूस के लिए फायदेमंद है। और अब है कि ऊर्जा से संबंधित जो कोशिश है भारत की, यानी कि भारत भी नए विकल्प तलाश रहा है। तो एक है कजाकिस्तान, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान। यानी कि ये दो देश हैं, एक तो कजाकिस्तान, एक तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान है जो यहाँ भी भारत अपनी संभावनाओं के ऊर्जा संभावनाओं को तलाश कर रहा है। और एक जो भारत और रूस के मध्य सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम, तो ये कब से कब तक है? 2021 से 2031 तक। यानी कि सैन्य सहयोग तकनीकी कार्यक्रम। तो दोस्तों ये था भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध। अभी वर्तमान में, पहले भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, सोवियत संघ का भारत पे, लेकिन कुछ वर्षों में भारत का रुझान यूएस की तरफ भी हो गया है। तो दोस्तों ये था दो ध्रुवीयता का अंत और भारत सोवियत संघ संबंध। तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, समकालीन सत्ता के केंद्र। तो दोस्तों समझ में आया, और जो फैक्ट थे फर्स्ट ग्रेड के लिए वो फैक्ट भी हमने देख लिए। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इच्छा हो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और अपने भाई बहनों में या अपने ग्रुप में शेयर करो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।